रेलिवेंट कोस्ट वो कोस्ट होती है जो कि मैनेजमेंट के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैनेजमेंट ने ये डिसीज़न लिया है कि वो प्रेस बाय करेंगे, ठीक है, प्रेस का बिजनेस है जहाँ पे जो स्क्राइब्स हैं वो कॉपी करते हैं बुक्स को, तो स्क्राइब्स के जो वेजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट कोस्ट हो जाएगी, जो कि अफेक्ट हो रही है क्योंकि स्क्राइब्स को अब हटाना पड़ेगा अगर प्रेस को हम खरीद रहे हैं बिजनेस में। तो जो कोस्ट हो जाएगी वेजेस की ऑफ द स्क्राइब्स, that is relevant cost, and irrelevant costs are those costs which are not affected by the management decisions. For example, sunk cost or fixed costs. relevant cost में variable cost आ जाती है, opportunity cost आ जाती है और differential cost आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीमेंटल कोस्ट और डिफरेंशियल कोस्ट। इंक्रीमेंटल कोस्ट वो कोस्ट होती है जो कि एक कंपनी को इनकर करनी पड़ती है अगर वो एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल कोस्ट, दैट इज़ द कोस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। डिफरेंशियल कोस्ट इज द कोस्ट which can be calculated by the difference in the cost of different alternatives that can be adopted by a business. For example, अब अगर एक कंपनी जो है ना एक कंपोनेंट रॉ मटेरियल या तो खुद प्रोड्यूस करे या फिर बाहर से परचेज करे, तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों में, खुद प्रोड्यूस करने में और बाहर से परचेज करने में, वो डिफरेंस जो होगा वो होगा डिफरेंशियल कोस्ट। उसके बाद आती है आउट ऑफ पॉकेट एंड संक कोस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट वो कोस्ट होती है जिसमें करंट और फ्यूचर कैश एक्सपेंडिचर लगेगा बिजनेस का एज अ रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। फॉर एग्जांपल, अगर हम वेजेस जो करंट में पे कर रहे हैं, वेजेस हमने करंट में पे करने हैं या फ्यूचर में पे करने हैं वर्कर्स को, तो वो हो जाएगी आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट। लेकिन संक कोस्ट is the cost that is already made in the past and no cash expenditure is to be made in the future or in current for this. For example, depreciation, amortization of assets, depletion की cost, ये हो जाएंगी sunk cost। उसके बाद आती है opportunity cost और imputed cost। एक कंपनी जो होती है ना उसको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स चूज करने पड़ते हैं। तो अगर एक कंपनी के पास दो ऑल्टरनेटिव हैं, कंपनी फर्स्ट वाले ऑल्टरनेटिव को चूज़ करती है, सेकंड को चूज़ नहीं करती है, तो जो कोस्ट होगी, कोस्ट फोरगोन बाय द कंपनी बाय नॉट चूजिंग द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कोस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी जो है ना एक बिल्डिंग है एक कंपनी के पास, एक ओनर के पास, अगर वो उस बिल्डिंग को दो टाइप से यूज़ कर सकता है, दो अल्टरनेटिव है उसके पास, या तो वो उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करे या फिर उसको रेंटेड पर्पस के लिए, यानी कि रेंट दे दे किसी और को रेंट पे। तो अगर वो पर्सन उस बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसने क्या कोस्ट गवाई है, रेंट की कोस्ट गवाई है, रेंट की कोस्ट फोरगोन की है उसके लिए बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए। तो जो कोस्ट है ऑफ रेंट फोरगोन बाय द ओनर for using it for business purpose, that is called opportunity cost. And the next is imputed cost. Imputed cost is also a type of opportunity cost, but it is not recorded in the financial statements, और ये hypothetical cost होती है that must be taken into account अगर हमने एक करेक्ट डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऑफ टाइम एंड कैपिटल, जो टाइम और कैपिटल की कोस्ट है उसको हम कहीं पे रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम कंसीडर जरूर करेंगे डिसीजन लेते टाइम, क्योंकि जब मैनेजर इन्वेस्ट करता है अपने टाइम को, कैपिटल को इन प्रोड्यूसिंग द गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो वो जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे कंपनी को बेनिफिट होगा भी या नहीं, तो करेक्ट डिसीजन के लिए इम्प्यूटेड कोस्ट को भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज शट डाउन कोस्ट। शट डाउन कोस्ट वो कोस्ट होती है जो कि इनकर होगी अगर एक कंपनी टेम्पोरेरी बेसिस पर शट डाउन हो रही है, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अवॉइडेबल फिक्स्ड कोस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि इसमें हम अवॉइडेबल फिक्स्ड कोस्ट को कंसीडर करते हैं शट डाउन कोस्ट को कैलकुलेट करने के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्रीएबल कोस्ट। इन्वेंट्रीएबल कोस्ट वो कोस्ट होती हैं जिनको हम एसेट्स कहते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? जो गुड्स प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स है एक कंपनी के पास, ठीक है, जब तक वो कंपनी के पास रहेंगे तब तक वो इन्वेंट्रीएबल कोस्ट है, यानी कि एसेट्स हैं उस कंपनी की, ठीक है, उनकी वैल्यू तब तक है जब तक वो सेल नहीं हो रही हैं। लेकिन जब इन्वेंट्री सोल्ड हो जाती है, इट्स कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट टू द इनकम स्टेटमेंट, तो उसकी कॉस्ट बैलेंस शीट से इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट है। जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है that is issued from production from the direct material inventory, direct manufacturing labor cost और indirect manufacturing cost, ये शुरू में तो वर्क इन प्रोग्रेस कोस्ट कहलाएंगी, लेकिन बाद में जब इन्वेंट्री बन के कंप्लीट हो जाएगी तो वो फिनिश्ड गुड्स कहलाएंगी। हैंस इन्वेंट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसको हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं ताकि हम इन एसेट्स की कॉस्ट को क्रिएट कर पाएँ, एक्यूमुलेट कर पाएँ। लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए तो इन्वेंट्री कॉस्ट है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट जो कि इनकर हो रही है वर्क इन प्रोसेस के टाइम और फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते टाइम। लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द गुड्स। जो वो कंपनीज, ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होती हैं? जो कि गुड्स को परचेज करती हैं और उसी फॉर्म में सेल कर देती हैं जिस फॉर्म में उन्होंने उसको परचेज किया है, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट होती है ऑफ द गुड्स, दीज कॉस्ट्स आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स देमसेल्व्स, ये गुड्स की खुद की कॉस्ट है। एंड अगर कोई इनकमिंग फ्रेट है, इंश्योरेंस, हैंडलिंग कॉस्ट फॉर दीज सर्विसेज फॉर गुड्स, तो कैरिएज, फ्रेट, ये सब भी अगर हम उसमें इंक्लूड कर देंगे गुड्स की कॉस्ट में तो वो हो जाएगी इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न्स। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, द एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री मीन्स देयर आर नो इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट। अगर इन्वेंट्री ही नहीं होगी किसी फॉर्म में तो कोई इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट ही नहीं होगी। अब हम टोटल कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। सो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे ही लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। टोटल कॉस्ट को हम इस डायग्राम के बेसिस पर फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, लाइक प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में आ जाता है जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस लिए हैं। अगर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सम टोटल कर दे तो वो हो जाएगी प्राइम कॉस्ट। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दे, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसमें क्या आ जाएंगे? जैसे यहाँ पर था फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसके बाद हम डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के बन गई प्राइम कॉस्ट। अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे तो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हो जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और टेंडर प्राइस भी जिसको हम कहते हैं।